हेलो मित्रों, मैं साधु कुमार विपिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सबको मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसका मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि विपिन सर यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मनोविज्ञान विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग 30 नंबर का आपके सुपर टेट में पूछा जाता है। तो इस पे आप सबको विशेष ध्यान देना है मित्रों, विशेष ध्यान देना है, जिसमें मनोविज्ञान के 3 पार्ट आते हैं। जिसमें एक आता है शिक्षण कौशल। क्या है मित्रों? शिक्षण कौशल जो है मित्रों, ये 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। और दूसरा है बाल मनोविज्ञान। क्या है मित्रों? बाल मनोविज्ञान। क्या है मित्रों? बाल मनोविज्ञान। ये भी 10 नंबर का आता है। और जो तीसरा है मित्रों, ये आता है जीवन कौशल। क्या है? जीवन कौशल। क्या है? जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। ये भी मित्रों आता है 10 नंबर का। तो आपको बाल मनोविज्ञान पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें शिक्षण कौशल 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि 10 नंबर का आता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है। तो हम मित्रों आपको आज पढ़ाएंगे शिक्षण कौशल। क्या पढ़ाएंगे? शिक्षण कौशल पढ़ाएंगे। शिक्षण कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ भी चुके होंगे। तो शिक्षण कौशल में देखिए मित्रों, कई टॉपिक हैं, जिसमें एक है शिक्षण विधियाँ। क्या है? शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण कौशल है। क्या क्या है? शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण कौशल है। शिक्षण कौशल है। क्या है मित्रों? शिक्षण कौशल है। शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र है। और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। और बहुत सारे टॉपिक हैं मित्रों, जैसे और क्या है? समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन है, इत्यादि चैप्टर हैं मित्रों। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल टॉपिक से शिक्षण के बारे में। किसके बारे में? शिक्षण। किसके बारे में? शिक्षण के बारे में। शिक्षण, टीचिंग। किसके बारे में? टीचिंग के बारे में मित्रों। टीचिंग
जैसे आप सब इस शब्द से परिचित होंगे, टीचिंग, शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्यों होता है? शिक्षण किस लिए होता है? शिक्षण से क्या लाभ है? इन सब के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं शिक्षण के बारे में। शिक्षण क्या है? शिक्षण शब्द से ही आपको स्पष्ट होता है कि शिक्षण कुछ सिखाने या सीखने की प्रक्रिया होगी मित्रों। क्या होगी? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होगी। और शिक्षण में हम इन्हीं सब पे चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। क्या है? सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। एक अध्यापक, एक टीचर अपने गहन ज्ञान के द्वारा अपने बच्चों को समग्र रूप से मतलब सिखाने का प्रयास करता है। यही क्या है? शिक्षण है। यही क्या है? शिक्षण है। एक वैज्ञानिक है बीओ स्मिथ। क्या है? एक वैज्ञानिक हैं बीओ स्मिथ, जिन्होंने शिक्षण को परिभाषित किया है। क्या कहा है? शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक विधि है। क्या है? शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक विधि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों। किसके अनुसार है? बीओ स्मिथ के अनुसार। बीओ स्मिथ के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक बीओ स्मिथ के अनुसार। बीओ स्मिथ महोदय ने क्या कहा है? शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक विधि है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक विधि है। इसका मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब यह है कि शिक्षण के द्वारा बालक के अंदर जो भी अधिगम छिपे हुए हैं उसको उत्प्रेरित मतलब उसको जगाने की काम करती है। उसको क्या करती है? जगाने का काम करती है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने की एक विधि है। तो मित्रों, हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शिक्षण के बारे में आप लोगों ने जाना और हम कह सकते हैं कि कक्षागत परिस्थितियों में किसी विषय वस्तु पर शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को शिक्षण कहते हैं। किसी विषय वस्तु पर शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षक और छात्र के मध्य किसी विषय वस्तु पर होने वाली अंतःक्रिया। क्या मित्रों? अंतःक्रिया। होने वाली अंतःक्रिया को शिक्षण कहते हैं।
शिक्षण कहते हैं। देखिए मित्रों, शिक्षण में क्या होता है, एक शिक्षक होता है और एक छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। तो शिक्षक और छात्र के मध्य किसी विषय वस्तु पर क्या होता है, शिक्षक और छात्र के मध्य किसी विषय वस्तु पर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी। शिक्षक जो है छात्रों को उसको पढ़ाएगा और इसके फलस्वरूप जो अंतः क्रिया होगा वही क्या होगा, शिक्षण होगा। क्या होगा मित्रों, शिक्षण होगा। तो आप लोगों ने आज शिक्षण के बारे में जाना। अब हम जानते हैं शिक्षण के चरों के बारे में। किसके बारे में, शिक्षण के चर। शिक्षण के चर। मित्रों, शिक्षण के चर हर किसी के भी चर होते हैं। जैसे अगर कोई पाठ्यक्रम है, जैसे मान लीजिए हम साधारण ब्याज लेते हैं तो उसके भी चर हैं। मूलधन है, दर है, ब्याज है ना, समय है, ये सब उसके चर हैं। उसी तरह हैं शिक्षण के भी चर होते हैं। क्या होते हैं मित्रों, शिक्षण के भी चर होते हैं। शिक्षण के मुख्यतः 3 चर होते हैं। कितने चर होते हैं मित्रों, शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण के 3 चर होते हैं। शिक्षण के कितने चर होते हैं मित्रों, 3 चर होते हैं। शिक्षण के 3 चर होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है मित्रों, क्या होता है, शिक्षक। नंबर 1 शिक्षक। नंबर 1 शिक्षक होता है। नंबर 2 पे होता है शिक्षार्थी या विद्यार्थी या बालक। शिक्षक, शिक्षार्थी। और नंबर 3 पे होता है मित्रों पाठ्यक्रम। क्या होता है, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं मित्रों ना। कौन कौन से होते हैं, शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मित्रों। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछता है इसमें स्वतंत्र चर। तो शिक्षक जो होते मित्रों, शिक्षक जो होता है स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है मित्रों, स्वतंत्र चर होता है। इसमें जो शिक्षक है स्वतंत्र रहता है, वह किसी के दबाव में नहीं रहता है। क्या होता है, शिक्षक स्वतंत्र रहता है। और शिक्षार्थी ये क्या होता है, परतंत्र चर होता है मित्रों। परतंत्र चर होता है। परतंत्र चर। परतंत्र चर होता है या आश्रित चर होता है मित्रों। क्या होता है, आश्रित चर। आश्रित चर। और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है मित्रों। क्या होता है, मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर होता है मित्रों। हस्तक्षेप चर। हस्तक्षेप चर। शिक्षक स्वतंत्र होता है, शिक्षार्थी परतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है, और पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर होता है। जैसे मित्रों इसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा, स्वतंत्र और परतंत्र। इसमें स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र मित्रों। क्या होता है, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने भी सीखा कि क्या होता है, स्वतंत्र का विलोम शब्द परतंत्र चर होता है। तो ये मित्रों क्या थे, शिक्षण के चर थे। शिक्षण के कितने चर होते हैं, 3 चर होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जिसमें शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा जाता है, शिक्षार्थी को परतंत्र चर या आश्रित चर कहा जाता है, और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर कहा जाता है। तो आप लोगों ने सीखा
शिक्षण के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है मित्रों कि शिक्षण विधि में स्वतंत्र चर क्या है? क्या क्वेश्चन बनते हैं? शिक्षण विधि में स्वतंत्र चर क्या है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, कोई नहीं। क्या दे देगा? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, कोई नहीं। तो यहाँ से आपको क्या उत्तर मिलेगा? स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षक होता है। ऐसे और बन सकते हैं कि परतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, मध्यस्थ चर क्या होता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं कि शिक्षण की प्रणाली क्या? शिक्षण के प्रणाली, शिक्षण के प्रणाली पे चर्चा करते हैं। शिक्षण की प्रणाली, तो शिक्षण की प्रणाली पे हम चर्चा करते हैं मित्रों। तो हम चर्चा करते हैं शिक्षण की प्रणाली। किस पे? शिक्षण की प्रणाली, शिक्षण की प्रणाली, शिक्षण की प्रणाली, शिक्षण की प्रणाली। तो इसमें मित्रों हम चर्चा करते हैं शिक्षण प्रणाली। नंबर 1 क्या है? एक सत्तात्मक प्रणाली, एक सत्तात्मक प्रणाली, एक सत्तात्मक प्रणाली। जैसा कि शब्दों से ही आपको स्पष्ट होगा कि किसी में है एक सत्तात्मक, सत्ता किसी एक के हाथ में। क्या? सत्ता किसी एक के हाथ में मित्रों। एक सत्तात्मक प्रणाली, सत्ता किसी एक के हाथ में। सत्ता किसी एक के हाथ में शिक्षण में किसमें हो सकती है? विद्यार्थी के हाथ में भी हो सकती है ना, शिक्षक के हाथ में भी हो सकती है, लेकिन इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण है। एक सत्तात्मक प्रणाली में शिक्षक महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक होगा ही नहीं तो ये प्रणाली नहीं होगी और शिक्षण नहीं होगा। तो इसलिए इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। किसकी होती है? शिक्षक की ना। एक सत्तात्मक प्रणाली जिसमें मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है ना। एक सत्तात्मक प्रणाली में मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है। एक सत्तात्मक शिक्षक प्रणाली प्राचीन भारतीय शिक्षा जो है इसी पर आधारित थी। क्या थी? प्राचीन भारतीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा किस पर आधारित थी? एक सत्तात्मक प्रणाली। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है मित्रों कि प्राचीन भारतीय शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली पर आधारित थी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? एक सत्तात्मक शिक्षण प्रणाली। इसमें मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की। सत्ता किसके हाथ में होती है? शिक्षक के हाथ में होती है। और नंबर दूसरे पर है मित्रों लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली। दूसरा क्या है? लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक। क्या? प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली, प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली। जैसा कि मित्रों इसमें आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? लोकतंत्रात्मक। क्या दिख रहा है? लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली। हम लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक के बारे में बात करते हैं तो भारत में लोकतंत्रात्मक सत्ता है। क्या है? लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक।
ये क्या होती है, इसमें सभी लोग भाग लेते हैं, इसमें सभी लोग भाग लेते हैं, किसी एक को चुनते हैं। तो इस तरह इस जो लोकतंत्रात्मक, तो हम बात करते हैं शिक्षण के बारे में, शिक्षण अधिगम। अब शिक्षण के बारे में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, एक शिक्षक होगा और एक छात्र होगा, दो ही लोग भाग ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, दो लोग, एक शिक्षक और एक छात्र, एक शिक्षक और छात्र, शिक्षक और छात्र, इसमें दो लोग भाग लेते हैं ना, शिक्षक और छात्र भाग लेते हैं। इस शिक्षण प्रणाली में क्या होता है मित्रों, लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में सामाजिक एवं मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक और मानवीय संबंधों के आधार पर यह लोकतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली है। इसमें मुख्य भूमिका शिक्षक और छात्र दोनों की होती है, मतलब ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। शिक्षक जो है छात्र के व्यक्तित्व को और छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। क्या करता है, शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व को और छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो मित्रों हम आगे बात करते हैं। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। क्या है मित्रों, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। देखिए मित्रों, इसमें शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द से ही आपको स्पष्ट है कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली, मतलब इसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो ना, हस्तक्षेप ना हो। तो इसमें जो मुख्य भूमिका होती है विद्यार्थी की होती है ना, बालक। इसमें केंद्र में क्या होता है, बालक। बालक स्वतंत्र होता है। क्या होता है, बालक स्वतंत्र होता है, बालक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। हाँ, शिक्षक इसमें बालक के सहायता करता है, सहायक के रूप में होता है। शिक्षक क्या है, बालक के सहायक के रूप में होता है। बालक को कहीं भी कोई कठिनाई आती है तो वहां पर शिक्षक उसकी सहायता करता है ना, सहायकर्ता के रूप में होता है शिक्षक। हस्तक्षेप शिक्षण प्रणाली में। तो आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। किसके बारे में, शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। शिक्षण की प्रमुख विधियां। शिक्षण की प्रमुख विधियां। शिक्षण की प्रमुख विधियां। शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं मित्रों। तो जिसमें हम पहले बात करते हैं किस पे, आगमन विधि पर। किस पर बात करते हैं, आगमन विधि पर। आगमन विधि। आगमन विधि। आगमन विधि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है मित्रों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है आगमन विधि। यह जो है निम्न कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिक कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर जो है शिक्षण होता है। तो क्या है, प्रारंभिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए
महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा या निम्न शिक्षा कह सकते हैं। निम्न शिक्षा क्या कह सकते हैं? निम्न शिक्षा। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि आगमन विधि होता क्या है। आगमन विधि जो होता है, इसमें पहले शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या करता है? इसमें पहले शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है ना। आगमन विधि में शिक्षक पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद नियम सिद्धांत बताता है, इसके माध्यम से बच्चों को समझाता है। तो हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में हम चलते हैं किसमें? उदाहरण से नियम की ओर। क्या कह सकते हैं? आगमन विधि में हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। किसकी ओर? उदाहरण से नियम की ओर। इसमें पहले शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद नियम सिद्धांत बताता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे क्या? उदाहरण से नियम की ओर। और इसमें विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट की ओर। स्थूल से सूक्ष्म 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 की ओर। सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। तो इसमें हम क्या करते हैं? निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या है? सरल से जटिल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये सब शिक्षण सूत्र हैं मित्रों। हम आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में शिक्षण सूत्र है। तो यहाँ पे इन सभी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं, इसके विपरीत लगने वाली विधि है निगमन विधि। क्या है? निगमन विधि। कौन सी मित्रों? निगमन विधि। निगमन विधि। निगमन विधि। जहां पर आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जा रहे थे, वहीं पर निगमन विधि में पहले नियम सिद्धांत, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें शिक्षक जो है पहले नियम बताता है, सिद्धांत बताता है, उसके बाद उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। यह विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा प्रभावित होती है। क्या होती है मित्रों? उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा प्रभावित होती है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? आगमन विधि आपने पढ़ा, और उसी को उल्टा लगने वाली विधि है निगमन विधि। जबकि उल्टा है नहीं मित्रों, उल्टा है नहीं। तो इसमें क्या होता है? पहले नियम सिद्धांत। नियम तथा सिद्धांत। नियम तथा सिद्धांत। नियम तथा सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद उदाहरणों को
प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें इतना ही मुख्य बिंदु था मित्रों। और हाँ, यहाँ पर आगमन और निगमन विधि में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। क्या होता है मित्रों, आगमन और निगमन विधि में कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम आपको बताते हैं कि कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। आगमन विधि, आगमन विधि, आगमन और विधि में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, निगमन। तो यहाँ से मित्रों आप पकड़िए निगमन। निगमन मतलब यहाँ से पकड़िए कि क्या, नियम, पहले नियम ना। आपने इसमें क्या पकड़ा, निगमन में पहले आप नियम बताइए, सिद्धांत बताइए। तो आपने जब से समझ लिया निगमन, तो आगमन अपने आप जान जाएंगे। इसमें पहले नियम होता है और इसमें पहले क्या होगा, नियम का उल्टा पहले उदाहरण। क्या होता है मित्रों, उदाहरण। इसे दिया गया है आगमन। आगमन मतलब क्या आया, उदाहरण आया, उदाहरण से नियम आया। तो मित्रों यहाँ से आपको कंफ्यूजन दूर हो सकता है। बाकी आप लोग अपने तरीके से याद कर सकते हैं इसमें। अब हम अगली विधि पर चर्चा करते हैं। अगली विधि है विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है मित्रों, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि कौन सी विधि है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण शब्द से ही आपको लग रहा होगा कि विश्लेषित किया गया है, कुछ तोड़ा गया है, खंड किया गया है। विश्लेषण का मतलब ही होता है खंड करना। तो इस विधि में छोटे छोटे खंडों में तोड़कर बातों को बताई जाती है मित्रों। क्या किया जाता है, विश्लेषण विधि में छोटे छोटे खंडों में तोड़कर, छोटे छोटे खंडों में बांट कर या तोड़कर, इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि तोड़ना। क्या कह सकते हैं, तोड़ना। इस विधि में हम किसी भी सिद्धांत को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर शिक्षण देते हैं ना, समझाते हैं। जैसे मित्रों क्या है, जैसे आपका है हिमालय। जैसे क्या है, हिमालय ना। तो इसे हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ के देंगे। कैसे तोड़ेंगे, जैसे देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हिमधन आलय। हिमधन आलय, हिमधन आलय। हमने यहाँ हिमालय को छोटे छोटे खंड में हिमधन आलय, हिम और आलय में तोड़ दिया है, जिससे विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ सकता है, आएगा ना। तो ये विश्लेषण विधि की ये विशेषता है कि इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़कर समझाया जाता है। अब हम अगली विधि पर चर्चा करते हैं। इसके समानांतर एक विधि है, कौन सी है, संश्लेषण विधि। कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, जहां पर मित्रों विश्लेषण विधि जोड़ने के काम में आती है, वहीं संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। सॉरी मित्रों, जहां पर विश्लेषण को तोड़ना होता था, वहीं संश्लेषण में जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना। यहाँ पर किसी भी नियम और सिद्धांत को जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, छोटे छोटे खंडों को जोड़कर आपस में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आते हैं ना। और इसमें समग्र एवं स्पष्ट जानकारी, क्या होता है मित्रों, इसमें समग्र एवं स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसमें समग्र एवं स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जैसे क्या होता था, वहाँ हम पहले हिमालय को क्या किए थे, हिमालय को हिमधन आलय में तोड़ दिए थे। वहीं पहले हम यहाँ
क्या करेंगे, हिम धन आलय को जोड़कर करेंगे, ये क्या बन जाएगा, हिमालय। क्या किया हमने, हिम धन आलय को जोड़ दिया और बन गया हिमालय। क्या बन गया, हिमालय। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं संश्लेषण विधि। तो मित्रों आज हमने पढ़ा 4 विधियां पढ़ी, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। मित्रों हम आपको बता दें जो आगमन और निगमन, क्या आगमन विधि और निगमन विधि, क्या निगमन विधि दोनों के प्रतिपादक जो थे कौन थे मित्रों, अरस्तु महोदय। कौन है, अरस्तु। हमने आपको मित्रों नहीं बताया था, जान लीजिए, अरस्तु महोदय ने किया है। दोनों विधि का प्रतिपादन क्यों किए हैं, अरस्तु महोदय, प्रतिपादन।